चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सभी को बेटा मेरा वॉइस वीडियो आ रहा है। गुड मॉर्निंग सोवित, जया, स्वाति, आयुष, दुर्गा, शिवानी, ताइबा, राहुल, हर्षिता, माधवी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आकाश, शिवानी, सोनम, अंकित, मिली। तो बढ़िया हो सभी लोग बेटा। ईश्वर, आपको लेक्चर मिल रहे हैं ना प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? जया, हाँ, आज यूनिट 9 स्टार्ट होगी आपके पास में। अभी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इवनिंग में उसका लेक्चर होगा। और आज मतलब एक तरह का ओरिएंटेशन सेशन रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ईश्वर? ठीक है बेटा। बाकी रात में 9 बजे होगा सेशन बेटा उसका। यूनिट 9 का सेशन जो है 9 बजे शेड्यूल किया गया है, तो रात में 9 बजे होगा। ठीक। और कोई समस्या किसी को? जो पिछले लास्ट वीक में हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो? उसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को? अरे बेटा, अब एक ही तो यूनिट हो पाएगी अभी। या तो यूनिट 7 पहले पढ़ना हो तो यूनिट 7 पढ़ लो, यूनिट 9 पढ़ना है तो 9। नहीं, अभी बोलने लगोगे सर इतनी सारी क्लास हो रही हैं। ठीक है। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कल मेरा मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा। कल जो है कोई भी मॉर्निंग में सेशन नहीं है, कल इवनिंग टाइम में सेशन रहेगा। ठीक। तो अगर मतलब शेड्यूल नहीं दिखेगा आपको तो कल आपको ऐसे हंगामा नहीं मचाना है कि का क्लास है कि नहीं है। तो कल मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा, मैंने पहले ही से आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ओके, चलिए। दूसरा, जैसे यूनिट 4 में एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो उसको देख लेना एक बार। इसी प्रीलिम्स वाले जो कोर्स है इसी में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूनिट 4 में एक लेक्चर को अपलोड किया था। उस लेक्चर को जो है एक बार देख लीजिएगा, वो काम में आएगा आगे। तो इसको एक बार जो है उस लेक्चर को केवल जो है देख लेना है आपको, वो आपके जो है हेल्प करेगा। ठीक है, चल। तो जरा बताओ मुझे थोड़ा बहुत कि रुद्र दामन का अभिलेख कहाँ से मिला है? रुद्र दामन का अभिलेख कहाँ से मिला है, जल्दी से बताइएगा। रुद्र दामन का अभिलेख जूनागढ़ से मिला है। आदमगढ़ जो है, इस आदमगढ़ कौन से जिले में आता है और कौन से पीरियड की साइट है आदमगढ़, और यहां से क्या मिला है ये बताना है। उसके अलावा शिवना नदी के किनारे कौन से पुरा पाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, यानी कि कौन से पैलियोलिथिक साइट हमें प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन के कौन सी तहसील में आता है ये बताना है आपको। ह्यूमनॉइड स्कल जो है ये मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताना है। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। कायथा, इसको जो है एक्सकेवेशन या कायथा जो उज्जैन में पड़ता है, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर जो है अन्वेषण का काम किसके द्वारा किया गया था तो ये बताना है। नवदा टोली जो है ये कौन से जिले में आता है? नवदा टोली कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये बताइएगा जरा। गुंगेरिया कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो नवदा टोली जो है खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। गुंगेरिया जो है बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ से ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं, लगभग 450 के आसपास तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में नव पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में भोपाल का बैरागढ़ एक नव पाषाणकालीन स्थल है।
उसके अलावा जो है जबलपुर में हमें देखने को मिलेंगे, दमोह में, छतरपुर में, ये हमें कुछ जो है नियोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आयरन एज के यानी कि लौह युग के जो है हमें कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में लौह युग के जो हमें मिले हैं वो चंबल वैली रीजन यानी कि चंबल घाटी क्षेत्र से हमें मिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद जो है, तो मध्य प्रदेश में का संबंध दो महाजनपदों से है। एक का नाम क्या है, तो एक का नाम चेदी है और दूसरे का नाम अवंती महाजनपद है। चंड प्रद्योत कौन सी महाजनपद से संबंधित थे, तो चंड प्रद्योत जो है वो हमें देखने को मिलेंगे अवंती महाजनपद से संबंधित थे, ये हमें याद रखना है। अशोक जो है कहाँ का उपराज्यपाल या कहाँ का जो है गवर्नर रहा था, तो अशोक जो है अवंती उज्जैनी यहाँ का 11 साल तक क्या रहा था, कहीं ना कहीं जो है गवर्नर रहा था। अशोक ने वैश्य की टेकरी नामक स्तूप जो है वो किसको डेडिकेट किया है, तो अशोक ने जो है वैश्य की टेकरी नामक जो स्तूप है वो अपनी वाइफ महादेवी को क्या किया, डेडिकेट किया है। सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी। सांची के स्तूप को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है, तो 1989 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सांची के स्तूप में किसके अवशेष मिलते हैं, तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे मोगली पुत्र और जो है मोगलयान और सारीपुत्र जो है, इनके हमें क्या देखने को मिलते हैं, अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो मोगलयान और सारीपुत्र इनके अवशेष हमें सांची के स्तूप में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सांची के स्तूप में अशोक ने किस चीज का आदेश दिया है, तो संघभेद को रोकने का आदेश दिया है, ये याद रखना है। भरहूत के स्तूप की खोज किसने की गई, तो कनिंगम के द्वारा जो है हमें याद रखना है, भरहूत के स्तूप की क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक, आपको याद रखना है। उसके अलावा शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का संस्थापक जो बताया था मैंने आपको, पुष्यमित्र शुंग जो है उस शुंग वंश का संस्थापक था। इसने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी ये मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या किए थे, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, एक तो हमें ये जानकारी मिलती है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है कि इसका बेटा था अग्निमित्र, जिसका जो है अफेयर चल रहा था किसके साथ में, मालविका के साथ में। मालविका कौन है, विदर्भ के जो राजा यज्ञसेन है उनकी कजिन है मालविका। तो फिर यज्ञसेन को भी पराजित करना पड़ा और मालविका अग्निमित्रम लिखा गया, ये कहानी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो इंडो ग्रीक शासक जो मिनांडर है, उस मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो आपको याद रखना है बालाघाट पहला, और दूसरा आगरा। आगरा ये कहाँ पे पड़ता है, मंदसौर में पड़ता है। उसके अलावा एक और इंडो ग्रीक रूलर था जिसका नाम था डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, विदिशा से जो है डेमेट्रियस के हमें सिक्के मिले हैं। तो डेमेट्रियस के सिक्के कहाँ से मिले हैं, विदिशा से हमें डेमेट्रियस के सिक्के मिले हैं। उसके अलावा शुंग डायनेस्टी का 9वां शासक जो था उसका नाम क्या था, भागवद्र था। और भागवद्र के दरबार में एक इंडो ग्रीक शासक है एंटियालसिडास। एंटियालसिडास ने हमें क्या देखने को मिलेगा कि अपना एक डिप्लोमेट या राजदूत भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस। वो हेलियोडोरस इतना भागवत धर्म से प्रभावित हुआ कि उसने जो है एक मंदिर, विष्णु मंदिर या भागवत मंदिर की स्थापना करवाई और एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया जिसे खम बाबा या जो है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो गरुणा इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इस नाम से क्या किया जाता है, उसको जाना जाता है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सुंगा डायनेस्टी एंड हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका। सुंग के बाद जो है सातवाहन वंश की क्या हुई, स्थापना हुई। और सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में जो मेनली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मत्स्य पुराण से हमें देखने को मिलती है। सातवाहन वंश मेनली कहाँ पर स्थापित था, तो जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर हमें सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलेगी। सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, सिमुक था। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था
वो फाउंडर कौन था? सिमुक था। सिमुक का बेटा कौन हुआ? कृष्ण। कृष्ण का बेटा कौन हुआ? सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण पुत्र कहा गया है। कुछ इतिहासकार इसे श्रीसात नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि इसके सिक्कों पर जो है क्या मिंट है, तो इसके सिक्कों पर हमें देखने को मिलेगा श्रीसात नाम का उल्लेख देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसे क्या कहा गया? सतकर्णी फर्स्ट को श्रीसात कहा गया है। इसके बारे में हमें दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। दो इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? एक तो सांची में जो बड़ा स्तूप है उसी के पास में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। दूसरा पूना में रानी नागानिका का नानावटी अभिलेख हमें एक देखने को मिला है। तो सतकर्णी प्रथम के बारे में हमें दो अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। एक तो सांची के स्तूप के पास में ही एक अभिलेख मिला है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा जानकारी हमें कहां से? तो पूना में एक अभिलेख मिला है जिसे रानी जो है नागनिका का अभिलेख या नानावटी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, वहां से भी हमें क्या मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सतकर्णी प्रथम के बाद सतकर्णी सेकंड है, जिसके सिक्के हमें जो है उज्जैनी में देखने को मिले हैं। फिर आया गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे जो है शक्तिशाली शासक था। इसका एक नासिक अभिलेख मिला है। तो नासिक अभिलेख से हमें जानकारी ये मिलती है कि कहीं ना कहीं गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासन मध्य प्रदेश में अनूपाकर अवंती क्षेत्र में हुआ करता था। इसने छैरात वंश, जो शक डायनेस्टी की एक शाखा है छैरात, उस छैरात वंश का जो शासक था नहपान, उस नहपान को क्या किया था? युद्ध में हराया था। इसके सिक्के कहां से मिले हैं? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के हमें उज्जैन से देखने को मिले हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है कि मालवा से लेकर के कर्नाटक तक इसके राज्य का विस्तार था और इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे, ऐसा कहा जाता है। वो नासिक अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलवामी आया। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो है, इसे पहला आंध्र सम्राट कहा गया है जिसने आंध्र प्रदेश को क्या किया था? कैप्चर किया था। मध्य प्रदेश के बारे में जो है बिदिशा और देवास, यहाँ से दो जगह से जो है इसके क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। किसके जो है भैया? तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के। इसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी, उनकी कहानी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो यहाँ तक लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को जो हमने डिस्कशन किया था? अब चलो, तो आगे हम देखेंगे। हो गया बेटा इतना? आगे डिस्कस करें। हेडिंग बनाइएगा शक पीरियड। क्या बनाना है बेटा? शक पीरियड। आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये शकों का संबंध जो मूल रूप से हमें कहां देखने को मिलेगा? तो ये शक मूल रूप से कहां से संबंधित हैं? सीरिया से रिलेटेड है। ये मूल रूप से सीरिया से हैं। ये इंडिया कैसे आए? तो बोलन पास के थ्रू, बोलन दर्रे से इन्होंने जो है क्या किया? भारत में प्रवेश किया। तो शकों ने बोलन दर्रे से क्या किया? भारत में प्रवेश किया। इनकी 5 ब्रांच हमें देखने को मिलती हैं। शकों की 5 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। इससे पहले एक बात, 5 शाखाएं समझने से पहले हमें एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि शकों का जो फाउंडर है, यह शकों का जो संस्थापक है, वो किसको माना जाता है? तो शकों का जो संस्थापक है वो मोआ या मोगस को जो है इनका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। तो शक वंश का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? तो मोआ, मोगस, मोऊ, ऐसा जो है हमें नाम देखने को मिलेगा। तो इसको क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं जो है शक वंश का संस्थापक माना जाता है। क्लियर? इनकी जो 5 शाखाएं हैं, वो 5 शाखाओं में से एक शाखा जो है, जो पश्चिमी भारत वाली जो शाखा है, वो पश्चिमी भारत वाली शाखा से या वेस्टर्न इंडिया वाली जो ब्रांच है,
उस वेस्टर्न इंडिया वाली ब्रांच से 2 वंश हमें देखने को मिलेंगे। जैसे इनकी टोटल जो ये शक लोग आए भारत में 5 अलग अलग ब्रांच में क्या हो गए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गए या बट गए, जिनमें से हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक जो पश्चिम भारत वाली शाखा है उसमें एक कुछ लोगों ने नासिक में रूल किया और कुछ लोगों ने उज्जैन वाले इलाके में शासन किया। तो नासिक में जिन लोगों ने शासन किया वो जाना गया छैरात वंश के नाम से। किस नाम से जाना गया बेटा? छैरात वंश के नाम से। और जिन लोगों ने उज्जैन में सेटल हो गए जो लोग, उन्हें जो है कार्दमक वंश के नाम से जाना गया, उन्हें कार्दमक डायनेस्टी के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि छैरात वंश का संबंध कौन सी शाखा से है शकों की, तो वेस्टर्न इंडिया ब्रांच से जो है कहीं ना कहीं छैरात वंश का संबंध देखने को मिलेगा। इनकी 5 शाखाएं जैसे ये बोलन दर्रे से एंटर कर रहे हैं, एक अफगानिस्तान में वहीं पे रुक गई क्योंकि भारत पहले अफगानिस्तान तक था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक शाखा अफगानिस्तान, फिर दूसरी शाखा जो है पंजाब में आके रुक गई, तीसरी शाखा जो है वो मथुरा की तरफ चली गई, चौथी शाखा जो है अपर दक्कन की तरफ चली गई और पांचवी शाखा ये पश्चिमी भारत वाली शाखा। और इस शाखा से या इस ब्रांच से 2 वंश निकल के सामने आए। एक वंश को हम जो है छैरात वंश के नाम से जानते हैं जो नासिक में सेटल हुआ, और एक वंश को हम कार्दमक वंश के नाम से जानते हैं जो उज्जैन वाले इलाके में क्या हुआ, सेटल हुआ। ठीक बेटा। छत्रप अलग बात होती है बेटा। छत्रप का मतलब है फ्यूडल्स, वो तो किसी को अधीन करके जो है शासन करवाना, वो होंगे फ्यूडल्स, छत्रप होंगे। छत्रप का मतलब होता है सामंत एक तरीके के। ठीक है, छत्रप का मतलब क्या होता है? सामंत एक तरीके के। अब देखिएगा अगली बात समझिएगा कि आप देख रहे हो कि इनकी 5 शाखाएं आई भारत में। ये बेसिकली कहां से थे? सीरिया से थे। इसी वजह से इतिहास की किताब पढ़ोगे तो शकों को सीथियन भी बोला जाता है। शकों को क्या बोला जाता है? सीथियन भी बोला जाता है। इसमें जो पश्चिमी भारत वाली शाखा है, वो पश्चिमी भारत वाली शाखा से हमें क्या देखने को मिलेगा? 2 वंश निकल के सामने आए, और वो 2 वंशों में हमें देखने को मिलेगा, एक वंश को कहा गया, नासिक वाले जो लोग हैं इन्हें कहा गया छैरात वंश, और दूसरा उज्जैन वाले जो लोग हैं इन्हें क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं जो है कार्दमक वंश। अब इस नासिक शाखा का बेटा क्या देखने को मिलेगा? इसमें 2 एम्परर जो है हमें खास तौर पे देखने को मिलेंगे। एक शासक का नाम है भूमक, तो छैरात वंश से संबंधित एक शासक का नाम है भूमक, और एक शासक का नाम है नहपान। एक एम्परर का नाम क्या है? भूमक है, और दूसरे एक एम्परर का नाम क्या है? नहपान है। तो भूमक जो है, इस भूमक के सिक्के जो हमें खास तौर पे अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है मालवा क्षेत्र से हमें कुछ सिक्के इसके हमें देखने को मिलेंगे। बाकी इसके बारे में कोई ज्यादा हमें जरूरी, मालवा, काठियावाड़, इन सारे क्षेत्रों से हमें सिक्के इसके देखने को मिलेंगे। तो मालवा क्षेत्र से इसके हमें सिक्के देखने को मिलेंगे। जबकि जो दूसरा शासक है जो नहपान है, ये छैरात वंश का सबसे प्रतापी शासक है, यह सबसे शक्तिशाली शासक है। तो छैरात वंश का जो है कहीं ना कहीं नहपान जो है वो छैरात वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द छैरात डायनेस्टी। तो छैरात वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? नहपान है। इसने जो है जो उपाधियां धारण की, इसने जो टाइटल एक्वायर किए, वो जैसे आप देखोगे नरवाहन की इसने उपाधि धारण की। तो इसने एक तो टाइटल एक्वायर किया, नरवाहन का टाइटल एक्वायर किया, या इसने नववाहन का टाइटल एक्वायर किया। तो नरवाहन, नववाहन, इसका जो है इसने क्या किया? टाइटल को एक्वायर किया या इसकी उपाधि को धारण किया। ठीक है।
इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो नहपान ने मिन्न नगर मंदसौर को अपनी राजधानी बनाया। स्टार लगा के ये बात लिखनी है, मिन्न नगर मंदसौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। मिन्न नगर मंदसौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। ओके। उसके अलावा जोगल थम्बी से एक इसका सिक्का मिला है, और दूसरी कुछ बातें ये भी निकल के आती हैं कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसे क्या किया था, हराया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, नासिक अभिलेख से हमें पता चलता है, ये जोगल थम्बी में गौतमी पुत्र, जोगल थम्बी महाराष्ट्र में, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसे हराया था, युद्ध में क्या किया था, डिफीट किया था। ये बात हमें देखना है। हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में इसने कहाँ राजधानी बनाई थी वो याद रखना है, मिन्न नगर मंदसौर में इसने क्या किया था, मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाई थी। ऐसा क्या रखना है, आपको याद रखना है। ठीक बेटा, ऐसा क्या रखना है, आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़े बेटा, हो गया इतना सभी का। चलिएगा, अब देखो ये कार्दमक वंश है, जो कहां पे देखने को मिल रहा है, उज्जैन वाले क्षेत्र में। तो कार्दमक वंश का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, चस्टन को जो है इसका फाउंडर माना जाता है। तो चस्टन वाज द फाउंडर ऑफ कार्दमक डायनेस्टी इन उज्जैन। तो चस्टन जो है कार्दमक वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलेगा। इसने राजधानी क्या बनाई, तो इसने, चस्टन ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। इसी कार्दमक वंश में रुद्रदामन एक शासक देखने को मिलेगा, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो रुद्रदामन फर्स्ट इस वंश का सबसे पावरफुल किंग। इस वंश का सबसे जो है पावरफुल किंग देखने को मिलेगा। अब देखोगे कि रुद्रदामन जो प्रथम है, इसके बारे में, ये सबसे शक्तिशाली शासक है कार्दमक वंश का। तो ये कार्दमक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। दूसरा, इसने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को युद्ध में हराया था। ये ऐसा पहला शासक था जिसने जो तारीख आधारित जो है सिक्के चलवाए थे, यानी कि फर्स्ट एम्परर हु इश्यूड डेटेड सिल्वर कॉइन्स। किसने तारीख डले हुए चांदी के सिक्के चलवाए थे।
तारीख का मतलब है, मतलब ईयर बेस पर के उसने बाकायदा बताया था कौन से साल के सिक्के हैं, कौन से साल के सिक्के हैं ये रुद्रदामन जो है, हम इस ये संस्कृत का विद्वान था, जूनागढ़ का अभिलेख आप देखोगे अगर, तो हमें ये पता चलेगा। तो शकों के बारे में आप क्या समझ पा रहे हो? तो शकों के बारे में हमें मेन जानकारी जो मिल रही है, अगर पूरा पढ़ो, तो शक जो है वो ओरिजिनली कहां से थे? तो शक जो है वो ओरिजिनली जो है सीरिया से थे, और सीरिया से जो इंडिया में आए तो बोलन पास को पार करके जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने एंटर किया। इस डायनेस्टी का फाउंडर जो है मोगा या मोआ या मोगस को माना जाता है। इनकी टोटल इंडिया में कितनी ब्रांचें डिवाइड होके बनी? तो 5 ब्रांच हैं। उसमें से एक अफगानिस्तान में ही रुक गई थी, दूसरा पंजाब में, तीसरा मथुरा की तरफ चली गई, चौथी जो है ऊपरी दक्कन की तरफ, पांचवी शाखा जो है पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत वाली जो ब्रांच है वेस्टर्न इंडिया वाली, इससे नासिक से एक वंश निकल के आया जिसका नाम, जो नासिक में सेटल हुए उसे छैरात डायनेस्टी बोला गया। और उज्जैन में मालवा रीजन में जो सेटल हुए उससे जो है कार्दमक डायनेस्टी जो है वो निकल के आया। नासिक की जो छैरात वंश है, वो छैरात वंश का फाउंडर जो है वो किसको माना जाता है? भूमक को माना जाता है। इसके कुछ सिक्के हमें मालवा काठियावाड़ रीजन यहां से मिले हैं। और नेपाल इसका सबसे जो है शक्तिशाली शासक देखने को मिलेगा, जिसने जो है मिन नगर मंदसौर को क्या बनाया? अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है इसको क्या किया था? युद्ध में पराजित किया था। उज्जैन का जो कार्दमक वंश है, यहाँ का जो शासक देखने को मिलेगा, यहाँ का जो संस्थापक देखने को मिलेगा, वो चस्टन यहाँ का संस्थापक देखने को मिलेगा, राजधानी उज्जैनी बनाई। उसके अलावा इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदामन प्रथम देखने को मिलेगा, जो संस्कृत का विद्वान था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को इसने क्या किया था? युद्ध में हराया था। और दिनांक आधारित इसने चांदी के सिक्के चलवाए, यानी कि डेटेड सिल्वर कॉइन्स को इसने क्या किया? इशू किया या मिंट करवाया। ये बात भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। तो शक डायनेस्टी में हमें पूरा याद क्या रखना है? तो शक डायनेस्टी में याद करने वाली बात बस यही, मध्य प्रदेश के संबंध में शक वंश को अगर पढ़ना हो, मध्य प्रदेश के संबंध में अगर शक डायनेस्टी को पढ़ना है, तो केवल इतना भर याद रखना है आपको। कोई डाउट इसमें किसी को? शक डायनेस्टी के बारे में केवल इतना भर आपको क्या करना है? पढ़ना है। मेनली जो क्रक्स है वो क्रक्स यही है। तो शक वंश के बारे में मेनली जो क्रक्स है वो आपको क्रक्स यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा रुद्रदामन के बाद हमें रुद्र सिंह मिला, रुद्रसेन मिला, दमसेन मिला, वीर दामन मिला। तो इतना कोई ज्यादा हमें दिक्कत नहीं देना है। मेन हमें जो बात याद रखनी है वो बस हमें यही याद रखनी है। ठीक है। कार्दमक वंश का अंतिम शासक कौन था? एक पॉइंट और लिख सकते हो। तो लास्ट एम्परर ऑफ द कार्दमक डायनेस्टी, अंतिम शासक जो है वो कौन था? रुद्र सिंह सेकंड, रुद्र सिंह द्वितीय, ये इस वंश का अंतिम शासक था। रुद्र सिंह सेकंड, ये इस वंश का हमें क्या देखने को मिलेगा? अंतिम शासक देखने को मिलेगा। चले, हो गया? कोई डाउट यहां तक किसी को? तो हम शक को एंड करें। हमने जो है सातवाहन पढ़ लिए हैं, शक पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने जो है सातवाहन पढ़ लिए हैं और शक पढ़ लिए हैं। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? कुषाणों की तरफ चलेंगे। कोई दिक्कत? देखो बेटा, अभी तक क्या क्या फिनिश कर चुके हो? तो सीधी सी बात अगर आप देखो, हमने कहानी शुरू कहां से की है? महाजनपद से हमने कहानी शुरू की है। महाजनपद के बाद हमने मौर्य पढ़े,
मौर्यों के बाद हमने शुंग पढ़े, शुंग के बाद हमने जो है सातवाहन पढ़े, सातवाहन के बाद हमने शक पढ़े। इतने पहले माइंड में मैप बनाना जरूरी है बिल्कुल। तो दूसरे के बनाए हुए मैप से नहीं, अपने मन में जो है क्या करना है। तो महाजनपद बिल्कुल कहानी हमें सिंपल फॉर्मेट में सोचना है। दो, चेदी अवंती। मौर्य के बारे में मेनली जो है हमें अशोक के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से अभिलेख, कौन सा स्तूप, क्या जो है हमें देखने को मिलेगा। शुंग में हमें पुष्यमित्र और अग्निमित्र के बारे में हमें पढ़ना है। सातवाहन डायनेस्टी में जो है हमें कहीं ना कहीं जो है खास तौर पे देखोगे तो सातवाहन वंश में सतकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ना है, बताया हमने। फिर जो है सतकर्णी सेकंड का हमें एक अभिलेख देखने को मिला है, तो उसके बारे में बताया सतकर्णी प्रथम के बारे में। उसके अलावा जैसे देखोगे गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे जो है शक्तिशाली शासक देखने को मिलेगा, नासिक अभिलेख जिसका हमें मिला है, नेपान को हराया है जिसने। और उसके अलावा मैंने फिर बताया ये जो है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिसे पहला आंध्र सम्राट भी कहा गया है। तो इसके सिक्के मध्य प्रदेश में जो है विदिशा और देवास से मिले हैं हमें, खासतौर पे अगर आप देखोगे। और फिर यज्ञ श्री सतकर्णी के बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। शकों के बारे में हम देखोगे बस पश्चिमी भारत जो शाखा है, उस पश्चिमी भारत वेस्टर्न इंडिया ब्रांच, उसको क्या करना है आपको देखना है। और वेस्टर्न इंडिया ब्रांच में भी हमें छैरात वंश और कार्दमक वंश, छैरात में भूमक और नेपान, कार्दमक वंश में चस्टन, और चस्टन के अलावा जो दूसरा शासक रुद्रदामन प्रथम। बस इतना बार हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब इसके अलावा जो हम लोग अगला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कुषाणों को। तो अगला जो हमारा डिस्कशन जो है वो हम कुषाणों को पढ़ेंगे, और कुषाणों के ही कंटेम्परेरी या इसी के समकाल में हम क्या देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं दो डायनेस्टी देखेंगे। कुषाणों के समकालीन ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो वंश देखने को मिलेंगे। एक तो जबलपुर क्षेत्र में त्रिपुरी रीजन में एक डायनेस्टी को हम लोग पढ़ेंगे, और जिसे जो है बोधि वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम कहीं ना कहीं जो है बघेलखंड क्षेत्र में जो है एक और वंश देखेंगे कुषाणों के ही कालखंड के समय, जिसे मग डायनेस्टी या मग वंश के नाम से जाना जाता है। तो एंटायर इंडिया पर जो है किसको देख रहे हैं हम, तो एंटायर बेसिस पर कुषाणों को देख रहे हैं, एंटायर बेसिस पर। और कुषाणों के ही कंटेम्परेरी सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में हमें बोधि वंश देखने को मिल रहा है। और बघेलखंड रीजन जो है, इस बघेलखंड रीजन में हमें मग डायनेस्टी देखने को मिल रहा है। और जब ये कुषाणों का अवसान होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा, तो इसी समय हमें क्या देखने को मिलेगा, एक नाग डायनेस्टी का उदय होगा। ये नाग वंश जो है मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो एमपी से रिलेटेड बोधि वंश, मगवंश और नाग वंश ये किस पीरियड के हैं, तो सेकेंड थर्ड सेंचुरी के आसपास का जो दूसरी तीसरी शताब्दी का जो पीरियड है, उस दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास का जो पीरियड है, उस समय हमें देखने को मिल रहा है। ये नाग डायनेस्टी जो है बेसिकली अगर आप देखोगे विदिशा में थी पहले, और विदिशा से ये आगे शिफ्ट कहां की तरफ हो गए, ग्वालियर के पबाया रीजन जो डबरा के आसपास वाला जो इलाका है, उस ग्वालियर के आसपास डबरा के आसपास वाला जो इलाका है वहां पर ये शिफ्ट हो गए। तो इसी कुषाण जो है, कुषाण ये एंटायर इंडिया पे देखने को मिल रहा है। सबके बाद जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुषाणों का मेन देखने को, ऊणों के कहानी तो आप देखोगे जबलपुर में बोधि वंश है, बघेलखंड में मग वंश है, और हमें बिदसा ग्वालियर ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में हमें नाग डायनेस्टी या नाग वंश, मुरैना तक जो है नाग वंश के हमें क्या देखने को मिलेंगे, अवशेष देखने को मिलेंगे। तो ये हमें तीन साथ में क्या करना है, देखना है। क्लियर हुआ? तो ये तीन चीजों को हमें साथ में देखना है। क्लियर चल रहा है ना? कोई दिक्कत?
चलिएगा, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, चीजों को कवर करना है बेटा। तो एक हेडिंग बनाइएगा, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। हेडिंग बनाइएगा, कुषाण डायनेस्टी। हो गया? सभी यहां तक साथ में है भैया, बने हुए हो? एक मिनट रुकना, मैं ऐसे चलिए बढ़े आगे। तो हेडिंग बनाइएगा, कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश। ये कुषाण बेसिकली कहां से संबंधित है, ओरिजिनली जो है ये कहां से हैं, मूल रूप से ये कुषाण कहां से थे, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, ये जो रीजन हमें देखने को मिलेगा, तो तुर्किस्तान क्षेत्र से ये क्या थे, संबंधित थे। और चीन की जो मंदारिन भाषा है, तो चीन की जो मंदारिन लैंग्वेज है, उस चाइनीज में इन्हें क्या बोला जाता है, तो चाइनीज में इन्हें कुई स्वांग बोला जाता है। तो चाइनीज में इन्हें जो है कुई स्वांग, या इनके कुछ नाम यूची तोरिन, कुषाणों के लिए इतिहास में एक नाम यूची तोरिन, कुई स्वांग, या तोखारिन, ऐसा नाम हमें देखने को मिलेगा। ये इन्हीं के नाम हैं। कुषाणों के नाम हमें देखने को मिलेंगे। Who was the founder of Kushan dynasty? तो कुजुल कडफिसस was the founder of this dynasty। तो कुजुल कडफिसस जो है वो क्या है, कुषाण वंश का संस्थापक है। तो कुजुल कडफिसस इस वंश का क्या है, संस्थापक है। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है। कुजुल कडफिसस जो है ये क्या है, इस वंश का संस्थापक है। हो गया? इसके अलावा एक शासक देखने को मिलेगा, बिम कडफिसस। इस डायनेस्टी का एक किंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है बिम कडफिसस। कडफिसस की स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिख लेना, बिम्बार मत बना देना। तो बिम कडफिसस। तो इसका सोने के सिक्के जो हैं वो हमें कहां से मिले हैं, विदिशा से मिले हैं।
तो बिम कडफिसस अगर आप देखोगे तो इसके कॉइन्स में जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो विदिशा से मिले हैं। सोने के सिक्के इसके विदिशा से मिले हैं और शहडोल से इसके लगभग जो है 44 कॉइन्स, शहडोल से इसके 44 सिक्के मिले हैं। तो बिम कडफिसस विदिशा से इसके सोने के सिक्के मिले हैं और हमें क्या देखने को मिलेगा, बिम कडफिसस के जो है 44 सिक्के हमें कहां से मिले हैं, शहडोल से मिले हैं। हो गया सभी का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुजुल कडफिसस संस्थापक है बिम कडफिसस। बिम कडफिसस के अलावा कुषाणों में जो हमें देखने को मिलेगा वो कौन मिलेगा, कनिष्क। कनिष्क ने एक संवत स्टार्ट किया था जिसे क्या बोला जाता है, तो कनिष्क के द्वारा जो संवत शुरू किया गया था वो शक संवत शुरू किया गया था। और शक संवत जो है इसको कब स्टार्ट किया था, तो 78 ईस्वी में इसने जो है क्या किया था, शक संवत को शुरू किया था। इसने जो है शक संवत की शुरुआत जो है कब की थी, 78 AD में। हो गया। इसके सिक्के मिले हैं तो इसके सिक्के हमें शहडोल से मिले हैं, लगभग 324 सिक्के हैं। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के झाझापुरी से भी सिक्के मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के झाझापुरी से भी सिक्के मिले हैं। कनिष्क के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में और एक अभिलेख इसका भेड़ाघाट से मिला है कनिष्क का, और एक अभिलेख सांची से भी मिला है इसका। तो कनिष्क का एक अभिलेख हमें भेड़ाघाट से मिला है और एक अभिलेख हमें सांची से भी मिला है। ओके। नहीं, विक्रम संवत अलग है बेटा। विक्रम संवत वो गुप्त साम्राज्य में चलवाया जाएगा। अभी गुप्त काल पढ़ेंगे ना, 5th सेंचुरी के आसपास वाला पीरियड। तो जैसे जब इंडियन हिस्ट्री आप देखोगे तो वहां पे पढ़ोगे कि कनिष्क ने केसर और सीजर की जो है क्या किया, उपाधि को धारण किया। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, पेशावर और मथुरा, कनिष्क की। इसने जो है कश्मीर पर शासन किया, कनिष्कपुर की स्थापना की कश्मीर में। इसके अलावा चौथी बुद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, जो कुंडल वन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, वो कनिष्क के समय हुई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय, कुंडल वन में जो हुई, कश्मीर के कुंडल वन में, क्योंकि कश्मीर को ये कैप्चर कर चुका था और वहीं पे इसने क्या करवाई, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। भेड़ाघाट में जो इसका अभिलेख मिला है, तो भेड़ाघाट में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति पर इसने जो है एक अभिलेख खुदवाया था, पत्थर नीचे जो है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो रेशम मार्ग हुआ करता था, सिल्क रूट जो पुराना हुआ करता था, उस रेशम मार्ग को भी इसने क्या किया था, कहीं ना कहीं कब्जा किया था। कई सारे विद्वानों के नाम सुने होंगे, जैसे अश्व घोष का नाम सुना हुआ आपने, इंडियन आइंस्टीन जैसे नागार्जुन का नाम सुना हो, चरक का नाम सुना हो, वसुमित्र का नाम सुना हो।
ये सब इसके दरबार में थे कनिष्क के। तो चाहे नागार्जुन हो, चाहे वसुमित्र हो, चरक हो, अश्वघोष हो, ये सब जो है इसके दरबार में हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये इसके हमें दरबार में देखने को मिलेंगे। ओके। कनिष्क के बाद कुषाण डायनेस्टी का एक शासक है जिसका नाम है वासुदेव प्रथम। तो कनिष्क के बाद जो एक शासक देखने को मिलेगा, तो वसुदेव प्रथम, इसके हमें सिक्के मिले हैं। वासुदेव प्रथम के हमें सिक्के जो मिले हैं वो तेवर या त्रिपुरी यानी कि जबलपुर वाला जो रीजन है वहां से मिले। कुषाणों का जो अंतिम शासक था उसका नाम था वासुदेव सेकंड। कुषाणों का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? वासुदेव सेकंड। वसुदेव सेकंड। उसका नाम क्या था? वसुदेव सेकंड। ठीक। तो कुषाणों में मेनली क्या याद रखना है? तो कुषाणों में जो बेटा आपको मुख्य तौर पे याद जो रखना है कि ये मूल रूप से जो है चीन के पश्चिमी जो भाग है वहां से संबंधित थे, और पश्चिमी भाग है वहां से संबंधित थे तो तुर्किस्तान वाला रीजन। इन्हें चाइनीज भाषा में क्विक स्वांग, यूची, तोरिन, तूखारिन इन नामों से भी जाना जाता है। कुषाणों का जो फाउंडर है वो कौन है? कुजुल कड़फिसस है। बिम कड़फिसस के सिक्के विदिशा और शहडोल से मिले हैं, ये हमें याद रखना है। कनिष्क जो है इसने शक संमत की शुरुआत की। कनिष्क के सिक्के जो मध्य प्रदेश से मिलेंगे वो शहडोल और छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा कनिष्क के 2 अभिलेख मिले हैं, और वो 2 अभिलेख कहाँ से मिले हैं? भेड़ाघाट और सांची से। इसके बाद वासुदेव से फर्स्ट आया, इसका जबलपुर रीजन से हमें सिक्के मिले हैं। और वासुदेव सेकंड जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं इस वंश का अंतिम शासक है, कुषाण वंश का। ओके। तो वो क्या है? कुषाण वंश का अंतिम शासक है। क्लियर हो गया बेटा सभी का? कोई डाउट यहां तक नहीं है? पक्का क्लियर है? अब ये कुषाणों के ही कंटेम्परेरी हमें क्या देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में। तो ऑन द कंटेम्परेरी पीरियड ऑफ कुषाण्स, कुषाणों के कंटेम्परेरी पीरियड में सेकेंड थर्ड सेंचुरी में, दूसरी तीसरी शताब्दी में 2 डायनेस्टी हमें देखने को मिलेंगी, या 2 वंश हमें प्रमुख तौर पे देखने को मिलेंगे। एक का नाम है बोधि वंश और एक का नाम है मग वंश। तो बोधि डायनेस्टी और दूसरा जो है वो कौन सा है? मग डायनेस्टी। बोधि डायनेस्टी यानी कि ये जो बोधि वंश है ये हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो बोधि वंश जो है ये हमें देखने को मिलेगा त्रिपुरी जबलपुर क्षेत्र में। त्रिपुरी जबलपुर क्षेत्र में हमें बोधि वंश देखने को मिलेगा। इस वंश का जो फाउंडर है, बोधि वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्री बोधि इस वंश का संस्थापक है। श्री बोधि के बाद जो हमें अन्य शासक देखने को मिलेंगे, वसुबोधि,
चंद्रबोधी, बसुबोधी, चंद्रबोधी, ये हमें देखने को मिलेंगे। और एक शासक और देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिवबोधी। इनके सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कॉइन्स भी हमें यहीं से मिले हैं, जबलपुर वाले रीजन से, इन शासकों के। अब देखिएगा मगवंश, ये हो गया बोधि वंश में, बस इतना ही याद रखना है। कुषाणों के कंटेम्परेरी हैं, यानी कि कुषाणों के ये समकालीन हैं। दूसरा, जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलेंगे। संस्थापक कौन है? तो श्री बोधि जो है इस वंश का संस्थापक है। तो श्री बोधि, इसका नाम जरूर याद रखना है। तो श्री बोधि जो है वो इस वंश का संस्थापक है। मग डायनेस्टी यानी कि मग वंश हमें कहां देखने को मिलेगा? तो बघेलखंड क्षेत्र में। तो मग डायनेस्टी हमें कहां देखने को मिलेगा? बघेलखंड रीजन में, बघेलखंड क्षेत्र में। मग डायनेस्टी का जो फाउंडर है, यानी कि जो संस्थापक है, उन भाई साहब का नाम क्या है? भीमसेन। तो मग डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है? भीमसेन है। इसके अलावा कुछ और शासक देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेंगे भद्रमग, उनके अलावा भद्रमग के अलावा एक शासक देखने को मिलेंगे शिवमग। इनके जो सिक्के पाए गए हैं, मग डायनेस्टी के जो सिक्के हमें मिले हैं, भटा, ये कहां पर है? रीवा में। भटा में सिक्के मिले हैं। बांधवगढ़ में सिक्के हमें मिले हैं इनके। और आगे ऊपर की तरफ यूपी की तरफ कौसाम्बी में हमें सिक्के मिले हैं। इलाहाबाद के पास में जो कौसाम्बी है, कौसाम्बी में हमें सिक्के मिले हैं। तो बोधि वंश के सिक्के बघेलखंड क्षेत्र से ही मिलेंगे। कहा? बांधवगढ़ जो उमरिया वाला इलाका है, रीवा में मिले हैं। ऊपर इलाहाबाद के पास में जो है कौसाम्बी क्षेत्र में भी हमें इनके सिक्के मिले हैं। तो बोधि वंश नाग वंश में केवल इतना ही याद रखना है आपको। बोधि वंश और नाग वंश में केवल आपको इतना जो है क्या रखना है? ध्यान रखना है बेटा। समझ गए? तो बोधि वंश में और नाग वंश में इतना याद रखना है। सॉरी, बोधि और मग में, अभी नाग तो अभी पढ़ाना है। क्लियर हुई इतनी कहानी बेटा सभी की? इतना क्लियर हुआ सभी लोगों का? नोट कर लिया? आगे बढ़े? चलिएगा। अब जैसे ही मैंने क्या बताया कि कुषाणों के कंटेम्परेरी जो है कौन देखने को मिल रहे हैं? बोधि और मग। अब देखोगे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुषाण, यानी कि कुषाण के अवसान के बाद जो है मध्य प्रदेश में विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में, तो कुषाणों के अवसान के पश्चात, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुषाण्स, हमें क्या देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में एक डायनेस्टी देखने को मिलेगी
जिस डायनेस्टी का नाम है नाग डायनेस्टी यानी कि नाग वंश। कौन सा वंश देखने को मिलेगा? नाग डायनेस्टी यानी कि नाग वंश देखने को मिलेगा। तो हेडिंग बनाइएगा नाग डायनेस्टी। तो इनका जो डेवलपमेंट है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुषाण, तो ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कुषाणों का अवसान हो रहा है उस समय ये क्या देखने को मिल रहा है? इनका उदय हो रहा है। तो नाग वंश का जो संस्थापक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नाग डायनेस्टी? तो नाग वंश का जो संस्थापक है उन भाई साहब का नाम है वृषनाग। तो नाग वंश के संस्थापक जो हैं उनका नाम है वृषनाग। तो नाग वंश के संस्थापक कौन देखने को मिल रहे हैं? वृषनाग। कहां पर इन्होंने विदिशा क्षेत्र में नाग वंश की स्थापना की? कहां पर स्थापना की? विदिशा क्षेत्र में इन्होंने नाग वंश की स्थापना की। तो नाग डायनेस्टी को विदिशा रीजन में जो है, अब देखोगे वृषनाग के बाद हमें कौन देखने को मिलेंगे? भीमनाग देखने को मिलेंगे। वृषनाग के बाद भीमनाग हमें देखने को मिलेंगे। इन्होंने राजधानी शिफ्ट की, यानी कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया, राजधानी को स्थानांतरित किया, और ये विदिशा से कहां लेकर के आए? पवाया लेकर के आए। तो विदिशा से पवाया इन्होंने जो है कि क्या की? राजधानी स्थापित की। विदिशा से जो है पवाया को इन्होंने राजधानी बनाया। पवाया ये क्या है? ग्वालियर में डबरा के आसपास का क्षेत्र जो है उसे पवाया नाम से जाना गया। ग्वालियर में डबरा के आसपास का क्षेत्र उसे पवाया बोला गया है। और यहाँ एक सरनेम भी पवैया सरनेम देखने को मिलेगा। ठीक है। बेटा कुषाणों के बाद लिखना है आपको, ठीक है। देयर वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ, करेक्ट कर लो बेटा। हो गया। चले, इनके सिक्के कहां से मिले हैं नागवंश के? तो इनके सिक्के एक तो बेसनगर से मिले यानी कि विदिशा से मिले हैं, और दूसरा जो है ग्वालियर के आसपास वाले इलाके में जो है मुरैना से इनके सिक्के मिले हैं। और मुरैना में जो साइट है उसका नाम है कुतवार, से सिक्के मिले इनके। इतवार मत लिख लेना, कुतवार। तो यहां से इनके क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। दूसरा एक जानकारी और मिलती है कि नागवंश की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुबेर नागा। तो राजकुमारी नागवंश की एक राजकुमारी थी कुबेर नागा। इनका जो शादी हुआ था वो चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में हुआ था। एक इंफॉर्मेशन हमें और ये मिलती है।
तो नागवंश ग्वालियर विदिशा क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। कहां पर जो है, तो अगर कौन सा क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है ग्वालियर विदिशा। ठीक है, तो नागवंश कहां पर, ग्वालियर विदिशा क्षेत्र में। और इसके संस्थापक हैं वृषनाग, जिन्होंने विदिशा में इसकी स्थापना की थी। फिर उनके बाद भीमनाग देखने को मिलेंगे, जो विदिशा से पवाया इन्होंने जो है कैपिटल को शिफ्ट किया, राजधानी। ग्वालियर में डबरा के आसपास का इलाका है। इनके सिक्के बेसनगर से मिले हैं और कुतवार से मिले हैं। कुतवार जो है ये मुरैना में है और बेसनगर मतलब विदिशा में है। इस वंश की एक राजकुमारी है जिनका नाम है कुबेर नागा। इन कुबेर नागा की शादी हुई थी चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। तो कुबेर नागा का जो विवाह है वो किसके साथ में हुआ था, चंद्रगुप्त सेकंड के साथ में। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा? आज का अपना टारगेट हो चुका है, 4th सेंचुरी तक हमें पहुंचना था, पहुंच गए हैं हम लोग। अगला जो क्लास होगी वहां से हम शुरू करेंगे गुप्ता पीरियड से कहानी। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग कहां से शुरू करेंगे, गुप्ता पीरियड से कहानी शुरू करेंगे। यानी कि गुप्त वंश से हम लोग कहानी को क्या करेंगे, शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो किसी भी लेवल पे? आज के सेशन में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उनमें किसी को कोई डाउट हो? आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं उनमें किसी भी तरह का डाउट हो बेटा तो बता सकते हो आप। क्लियर है सभी को? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? कॉइन्स वाला अब तो थोड़ा सा मैंने इस बार उतना ही सीधा लिमिटेड लिखवाया है। इस बार जैसे अगर आप देखोगे कि हमने बस सीधा उतना ही बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब इतना कम कर दिया है, उतना हमने बिल्कुल फिक्स कर दी है चीजें, अब इतना तो पॉसिबल है। हाँ मतलब जैसे जनरली क्या होता है, लोग पढ़ते ही नहीं है एमपी की हिस्ट्री को एग्जाम के लिए या तैयार नहीं करते, बोले ऐसे ही एक दो क्वेश्चन आएंगे वो तो हो जाएंगे कैसे जो देखना है। तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ ले रहे हैं कि बाद के लिए इस चीज को ना छोड़ा जाए, सबसे पहले दिक्कत यही देख लें हम लोग। तो ये कंफ्यूजिंग पोर्शन पहले ही, जैसे दिक्कत वाली जो चीजें हैं उनको हम पहले ही से फिनिश करके चलें, जो लास्ट में दिक्कत करेंगी। तो अभी से बार बार पढ़ोगे तो याद रहेंगे, मेरे हिसाब से मोस्टली चीजें जो है याद होनी चाहिए। चलें बस, थोड़ा सा सिक्कों वाली कहानी बस एक दो लेक्चर तक और चलेगी बमुश्किल, फिर उसके बाद सिक्कों की टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें ज्यादा। तो सिक्कों वाली कहानी जो है, हाँ बोरिंग भी सबसे ज्यादा यही लगता है, इसलिए तो पहले ही से पढ़ ले रहे हैं, मतलब लास्ट में फिर बोरिंग काम बचे ही नहीं। लास्ट में इंटरेस्टिंग चीजें जैसे यूनिट 10 है, जैसे दूसरी जो यूनिट्स हैं वो इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे आराम से। चलिएगा, तो थैंक यू एवरीवन। फिर अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को भी? कल का सेशन का याद रखना है भैया, कल मॉर्निंग में सेशन नहीं होगा, पहले ही से मैंने बता दिया है। ओके, चलिएगा, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू बेटा।